अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस से अपने पहले खिताब में जहाँ बड़े आलमी तनाज़ात और कई ममालिक के हवाले से अपनी गैर रिवायती और जारहाना पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली, उनका दिफा किया, तो वहीं अपने 1 घंटा 40 मिनट के तवील खिताब में एक मौके पर खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का मस्बत अंदाज में जिक्र करके और शुक्रिया अदा करके सबको हैरत में डाल दिया। और ये वो बड़ी पेशरफ्त और गैर मामूली लम्हा था जिसकी पाक अमरीका ताल्लुकात में गुज़िश्ता कई सालों की सर्द महरी को देखते हुए खुद हुकूमत पाकिस्तान भी तवक्को नहीं कर रही थी। कल कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने अमरीका को मतलूब इंतहाई अहम दाइश कमांडर को एक खुफिया ऑपरेशन में गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। 26 अगस्त 2021 में अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर 2 खुदकुश बमबारों और मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया था। उस वक्त एयरपोर्ट में अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफगान शहरी भी मौजूद थे। इस हमले में तकरीबन 160 अफगान शहरी और 13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की थी। अमरीका शरीफुल्लाह उर्फ जाफर नामी दाइश कमांडर को इस हमले का मंसूबा साज समझता था और काफ़ी अरसे से उसे निशाना बनाने या पकड़ने के लिए कोशिशें कर रहा था। बिलाखिर कल कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि 3.5 साल कबल दाइश के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तबाहकुन और नाअहल इनखला के दौरान एबी गेट पर बमबारी में 13 अमरीकी फौजियों और लातादाद अफराद को मार दिया था। मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अभी इस खून रेजी के जिम्मेदार मरकजी दहशतगर्द को पकड़ लिया है और वो अभी अमरीकी इंसाफ की तेज़ तलवार का सामना करने के लिए यहाँ आ रहा है और मैं उसको पकड़ने में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 3.5 साल कबल दाइश के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तबाहकुन और नाअहली पर मबनी इनखला के दौरान एबी गेट पर बमबारी में 13 अमरीकी फौजियों और लातादाद अफराद को हलाक कर दिया था। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अभी इस खूनरेजी के जिम्मेदार मरकजी दहशतगर्द को पकड़ लिया है और वो अभी अमरीकी इंसाफ की तेज़ तलवार का सामना करने के लिए यहाँ आ रहा है और मैं इस इफरीत को पकड़ने में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जबकि आज अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के सरबराह केश पटेल ने इस दहशतगर्द के अमरीका पहुंचने की तस्दीक कर दी है। जबकि इसके बाद दाइश कमांडर शरीफुल्लाह से मुताल्लिक अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान भी सामने आया है, जिसके मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद का एतराफ़ कर लिया है और उसने साथ ही दीगर हमलों में मुलविस होने का भी एतराफ़ कर लिया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को सिटी हॉल हमले में मुलविस होने का एतराफ़ भी किया है। मॉस्को हमले में शरीफुल्लाह ने हमलावरों को राइफल्स और दीगर हथियारों का इस्तेमाल सिखाया। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि पाकिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्द की पाकिस्तान को इतला ट्रंप इंतज़ामिया ने दी थी। पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने इस मामले में हमारे साथ ताउन किया। Well, special thanks to Pakistan indeed. We cooperated with us. But this started, I want to be very clear, under this administration. We had our leadership, Director Radcliffe and others in CENTCOM and in the military, passing information to the Pakistanis who helped us action it after this president was elected. So this is a president who saw what happened, the debacle in Afghanistan, and said, when I'm president, I will make sure those held accountable, those who perpetrated the death of 13 Americans and the injury of dozens others, we will find them. We will keep our word. We partnered with the Pakistanis based on intelligence we provided. They nabbed him, positively identified him. We've known that for a few days. He's on his way, I believe, already in the United States and will face justice. जबकि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ ने इस गिरफ्तारी पर कहा है कि बाइडेन इंतजामिया 3.5 साल तक अमरीकियों के कत्ल में मुलविस अफराद को तलाश न कर सकी। हम जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। मैंने नौकरी के दूसरे दिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह से बात की और उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो इन मुलविस अफराद की गिरफ्तारी को अपनी तरजीह बनाए। My second day on the job, Maria, I spoke with the head of Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. I told him if he wanted to work with President Trump and have good relations with our country, that they would make this a high priority. So we worked with Pakistani intelligence. Jafar was apprehended in short order and is in the United States to face justice.
सारी सूरत हाल में ट्रंप और उनकी इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से इस मस्बत पैगाम को सर्द महरी के शिकार पाक अमरीका ताल्लुकात की बहाली के लिए एक अहम इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर रद्दअमल देते हुए अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि दाइश खुरासान के आला ऑपरेशनल कमांडर शरीफुल्लाह, जो एक अफगान शहरी है, उसकी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हालिया गिरफ्तारी के तनाजुर में पाकिस्तान के खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार और हिमायत को तस्लीम करने और सराहने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। मज़कूरा मतलूब दहशतगर्द को पाक अफगान बॉर्डर रीजन में एक कामयाब ऑपरेशन में पकड़ा गया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुप्स को महफूज पनागाहों के हुसूल से रोकना और उन्हें किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए जगह ना देना रहा है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद में साबित कदम हैं और हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म पर कायम हैं। इस कोशिश में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें 80,000 से ज़ायद सिपाहियों और शहरियों की जानें शामिल हैं। हमारी क़यादत और अवाम का ये अज़म है कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हम अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह को अमरीकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों की बुनियाद पर खुफिया ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने तफसीलात शाया की हैं, जिसके मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ को जनवरी में अमरीकी कांग्रेस की जानिब से कन्फर्म किया गया तो ट्रंप ने उन्हें हिदायत दी कि वो एबी गेट हमले के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी को तरजीह दें, जिसके बाद CIA के डायरेक्टर ने अपने पहले ही दिन CIA के काउंटर टेररिज्म ऑफिसर से कहा कि इस काम को एजेंसी की टॉप प्रायोरिटी बनाएं। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ओहदा संभालने के दूसरे ही दिन CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने पाकिस्तान में हम मनसब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के साथ फ़ोन पर इस मामले को उठाया। इसके बाद फरवरी के वस्त में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में साइडलाइन मीटिंग के दौरान CIA चीफ ने दोबारा इस मामले को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सरबराह के सामने रखा। खबर में अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से मजीद लिखा है कि CIA शरीफुल्लाह को कुछ अरसे से मॉनिटर कर रही थी, मगर हालिया दिनों में CIA को शरीफुल्लाह की लोकेशन के हवाले से मखसूस मालूमात मिली थी, जो CIA ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को फराहम कर दी, जिसने एलीट यूनिट को वहाँ भेज दिया और शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिन पहले जब अमरीकी हुक्काम को शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बारे में आगाह किया गया तो CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ और FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने CIA हेडक्वार्टर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ से फ़ोन पर बात की। उसके बाद CIA, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI ने शरीफुल्लाह को अमेरिका लाने के लिए मिलकर काम किया। एक्सियोस ने खबर में तबसरा किया है कि CIA और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज के दरमियान शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से ताउन अमरीका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के दरमियान कई सालों के कशीदा ताल्लुकात के बाद अमल में आया है। इस हवाले से एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि पाक अमरीका कशीदगी का पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के मामले पर मनफी असर पड़ा। 2 अमरीकी एहलकारों का कहना है कि अमरीका शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी को इस सिग्नल के तौर पर देख रहा है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म के मामलात पर ट्रंप इंतजामिया के साथ री इंगेज करना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या काबुल एयरपोर्ट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तान का ताउन पाक अमरीकी ताल्लुकात में बर्फ पिघलाने का काम कर सकता है और इससे इस परसेप्शन में भी कमी आ सकती है कि अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद पाकिस्तान अमरीका के लिए अहम नहीं रहा। इस खुफिया ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान शहरी दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमलों का मास्टरमाइंड था। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया। 26 अगस्त 2021 हमले में शरीफुल्लाह अमरीकी इंटेलिजेंस का हाई वैल्यू टारगेट था। इसके अलावा ट्रंप के बयान के तनाजुर में पाकिस्तान का अमरीका से आला सतह राब्ता भी हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार को अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स ने 4 मार्च को कॉल की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। तर्जुमान के मुताबिक इसाक डार ने माइक वॉल्स को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और इस अज़म का यादा किया कि पाकिस्तान सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के तहत अमरीका के साथ वसी और देरपा ताल्लुकात चाहता है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया और इसाक डार ने सदर ट्रंप के अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी साजो सामान की वापसी के ऐलान को भी सराहा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। साथ ही तिजारत, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली और सेहत पर मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला भी हुआ है। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन इंतजामिया की अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के तरीक़ाकार पर तनकीद करते हुए ऐलान कर चुके हैं कि वो अफगानिस्तान में
छोड़ा गया अमरीकी असलहा और फौजी साजो सामान वापस लाएंगे। सूरत हाल पर बात करेंगे। इन उमूर से वाकिफ वॉशिंगटन में मौजूद प्रोफेसर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। हसन अब्बास साहब, ज़ाहिर है एक सर्द महरी थी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, और ये भी कहा जा रहा था कि आला सतह पर कोई राब्ता भी नहीं है और जो एक ताउन की फ़िज़ा होती थी वो भी नहीं है। अचानक अमरीकी सदर ट्रंप, जिनके हवाले से खदशात यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, वो अपने खिताब में, एक तवील खिताब में जहाँ पर अपने दोस्त ममालिक पर तनकीद करते नज़र आते हैं, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान के ताउन की तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, और एक ऐसी चीज़ के लिए कि शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र नामी दाइश कमांडर जिसे पकड़ा गया है, उस हवाले से कि भरपूर ताउन के साथ ये काम हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ये पहली प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच थी कांग्रेस में। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा उन्होंने तकरीर की, और उसमें बाहर के जो इंटरनेशनल ममालिक थे या काउंटर टेररिज्म इशूज़ पे ज़्यादा बात नहीं हुई। उस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का ख़ास शुक्रिया अदा करना और अच्छे लफ्ज़ों में बयान करना और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोई अच्छे अल्फाज आना, ये यकीनन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके मानी दो हैं। एक ये है कि जो बहुत सी इस वक्त इंगेजमेंट पाकिस्तानी डायस्पोरा भी कर रहे हैं अमेरिका में, और बाकी ममालिक भी रीजनल कर रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि हमेशा एक फोकस में रहता है, कुछ टारगेट भी रहता है लेकिन फोकस में भी रहता है, अपनी लोकेशन की वजह से, अपनी जियोपॉलिटिक्स की वजह से, अपनी चाइना लीनिंग की वजह से। इस तनाज़ुर में पाकिस्तान का जिक्र होना इम्पॉर्टेंट है, और यकीनन ये क्रेडिबल बात होगी। कुछ मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग इस पे हैरत का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका इतने इम्पॉर्टेंट मसले पर जब तक किसी टॉप लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्मेशन नहीं की होगी उस शख्स के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के बारे में, तब तक ये नाम कभी ना लिया जाता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेकिन ये यहाँ पे हवा का रुख इस तरह से है कि इसके बस इतने ही माने लिए जाने चाहिए कि इस बारे में ये एफर्ट थी, इसको अप्रिशिएट किया गया। जो लार्जर इश्यूज हैं वो अपनी जगह मुख्तलिफ हैं, और वो अपनी अहमियत अपनी जगह अलग से रखते हैं। सब और इस सब में क्योंकि ज़ाहिर ये तासुर भी था कि अब तो पाकिस्तान का और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो अस्करी सतह पर ताउन से बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी चीफ का अमेरिका के सिक्योरिटी चीफ के साथ बात करना, उसके बाद ये बात मंतकी अंजाम तक पहुँचना, फिर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा करना ट्रंप की तरफ से, फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्ड करना, फिर जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करना। कम से कम ये ख्याल किया जा सकता है कि जो खतरात पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे थे कि ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, वो खतरा कम से कम टला है इस सारी डेवलपमेंट से? जी ये आप यकीनन कह सकते हैं कि वो इमीडिएट जो फोकस था, खासकर ये कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में कोई स्टेटमेंट आ जाएगी या कि ह्यूमन राइट्स पे बात होगी, वो वाली बातें उतनी अब अहमियत नहीं रखती बज़ाहिर इस वक्त। लेकिन अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में सदर ट्रंप 3-4 दफ़ा कह चुके हैं कि हम जो वहाँ $10 बिलियन छोड़कर आए और बेशुमार टन्स ऑफ वेपन्स छोड़कर आए, उनका क्या होगा। और उनका एक और हदफ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो डोमेस्टिक है। उन तमाम लोगों को वो चैलेंज करना चाहते हैं जिन्होंने अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रॉल, एक सडन विड्रॉल हुआ था, जिसमें ये वाकया भी अंदोनाक वाकया पेश आया था, जिसके कल्प्रिट को पकड़ा गया है। तो अमेरिका में वो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होने वाली है। उसमें भी पाकिस्तान से सवाल जवाब, पाकिस्तान की मदद की बहुत ज़रूरत होगी कि फाइनल दिनों में क्या नेगोशिएशंस थी, किसने क्या किया। तो ये तो एक गुफ्तगू जारी रहेगी आगे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अंग्रेजी में वो कहते हैं स्लिपरी स्लोप भी है, इसलिए कि मैं एज एन एनालिस्ट ऑन काउंटर टेररिज्म आपको बता सकता हूं कि जब पाकिस्तान के जो दुश्मन थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बाकी दहशतगर्द ग्रोह, वो तकवीयत तब पकड़ते हैं जब उनको लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये अब बन्नू में भी आपने अटैक देख रहे हैं, मदरसे हकानिया में बड़ा खौफनाक वाकया हुआ। मैं अभी पाकिस्तान में था दिसंबर में, तो मुझे वहाँ जाने का, लेक्चर देने का मौका भी मिला। उन लोगों के साथ ये बड़ा ही वो हब है तालिबान लीडरशिप का, और सारी तालिबान लीडरशिप वहाँ से होके गई है। तो पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल ये चॉइस है पाकिस्तान के लिए। ये बज़ाहिर तो एक खतरा टला, लेकिन इसके रिपरकशंस क्या होंगे इस इंप्रेशन के कि पाकिस्तान अमेरिका की काउंटर टेररिज्म अप्रोच अब दोबारा पहले जैसी हो गई है। एक बात मैं आपकी वसातत से जरूर करना चाहूंगा कि ये जो काउंटर टेररिज्म में अब अगर दोबारा पाकिस्तान का अमेरिका से या वेस्ट से दोबारा कोलैबोरेशन बनती है,
तो ये ज़रूरी है कि पहले की गलतियां ना दोहराई जाएं। मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले भी हम कह रहे थे फ्रंट लाइन जो होती है टेररिज्म को रोकने के लिए वो लोकल लॉ एनफोर्समेंट और पुलिस होती है। कभी पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ, मैं आज से 25 साल पहले उस पुलिस का हिस्सा था, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा था। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि पुलिस को स्ट्रेंथन करें। इस सारे काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान की पुलिस जो फ्रंट लाइन है, जो दुनिया की तमाम ममालिक में फ्रंट लाइन होती है, उनको ना इक्विप किया गया, ना उनको मॉडर्नाइज किया गया, ना उनको प्रॉपर रिफॉर्म किया गया। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बहुत ही शानदार है, उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, उनके नए सरबराह भी जो लगे हैं वो बहुत ही काबिल हैं शख्स हैं। ये अब जरूर देखना होगा कि अगर ये काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन शुरू होती है तो खुदारा पाकिस्तान की पुलिस को स्ट्रेंथन करें ताकि ये वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो पाकिस्तान की रिस्पॉन्स टू टेररिज्म। मतलब और ज़ाहिर माजी में अमेरिका ने दो तरह से पाकिस्तान को देखा है। अगर एक इत्तेहादी के तौर पर भी देखा तब भी शक की निगाह से देखा, अगर एक दहशतगर्दी के विक्टिम के तौर पर देखा तो एक दहशतगर्दी के बाइस बनने के तौर पर भी देखा कि जी आप डुअल पॉलिसी चलाते हैं। अब जबकि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है तो अमेरिका किस तरीके से देख रहा होगा इस सूरत हाल को, जब पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, खुद पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान पर क्रिटिसाइज़ कर रही है कि वो ताउन नहीं कर रहे हैं सारी सूरत हाल में। ये आपने सही फरमाया। देखिए वो एतराज़ात तो थे, लेकिन बाय एंड लार्ज खासकर प्रेसिडेंट जो बुश थे उनके ज़माने में जब जनरल मुशर्रफ और बुश का आपस में कोलैबोरेशन थी तो स्टेट की तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी अमेरिका की तरफ से। उसके बाद कैरी लूगर बिल आया, उसमें पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले बहुत से रिफॉर्म के कामों के लिए, बहुत से और प्रोजेक्ट्स के लिए। ये 2015-16 के बाद से ये डिफरेंट सिलसिला हुआ। जो क्रिटिक थे खासकर प्रेसिडेंट बाइडन, वो अहम थे अमेरिका की तारीख में एक डेमोक्रेटिक सदर के तौर पर उनका बड़ा नेगेटिव ओपिनियन था पाकिस्तान के रोल के बारे में, खासकर पाकिस्तान की फौज के रोल के बारे में। तो उस वक्त हमने देखा तब्दीली हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त एक खुली शीट की तरह है, बल्कि एक नया फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में आर्टिकल आया है प्रेसिडेंट ट्रंप के माइंडसेट पे। मैं जरूर चाहूंगा कि उसका पाकिस्तान में तर्जुमा भी किया जाए। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में आया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मेन थिंकिंग क्या है। वो ये कहते हैं उसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत फ्लेक्सिबल है, कॉन्ट्ररी टू जनरल इंप्रेशन जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन उनके मेन गोल्स जो हैं उनको वो फॉलो करेंगे। वो पीस भी चाहते हैं, पहली टर्म में भी उनकी जंगें नहीं हुई थी, इसमें भी वो चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में भी पीस प्रोसेस हो। और अफगानिस्तान की तरफ से भी देखें, उन्होंने दैश के बंदे के खिलाफ एक्शन किया, तालिबान के खिलाफ एक्शन नहीं किया या तहरीके तालिबान के खिलाफ एक्शन नहीं किया। वो भी केयरफुल है कि वो किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी इस मौके पे क्लियर बनानी होगी। मुझे आज मैं जब ये वाकया देख रहा था और सोशल मीडिया पे बहुत गहमा गहमी थी इस बारे में, तो मुझे वो ये बात ज़हन में आती थी कि पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म में तो पाकिस्तान अपनी जगह बना भी लेगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल फौज है, एक प्रोफेशनल काउंटर टेररिज्म अप्रोच रही है, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ये तो क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन इससे पाकिस्तान क्या फायदा लेगा? क्या सिर्फ IMF के कर्जे ही मजीद लेता रहेगा या मजीद वर्ल्ड बैंक के रीएडजस्टमेंट ही होती रहेगी? पाकिस्तान के जो फैसले हैं और पाकिस्तान की जो डायरेक्शन की तब्दीली है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो तो पाकिस्तान को अमेरिका या मैं समझता हूँ चाइना भी इसमें शायद ज़्यादा असरअंदाज ना हो सकते हैं। वो तो पाकिस्तान को खुद ही फैसले करने होंगे। अच्छा, पर ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर ट्रंप के हवाले से एक भरपूर लॉबिंग तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अमेरिका में की गई है। उनके कुछ ऑफिशियल्स ओहदा संभालने से पहले कुछ ट्वीट्स करते नजर आए, कुछ पोस्ट करते नजर आए जो अब नहीं आ रही हैं। इस एक वाक़े के बाद अभी भी क्योंकि जो पर्सनैलिटी है ट्रंप की, वो उनके अपने इत्तेहादी खुद परेशान हैं। कल हमने देखा कि किस तरीके से ट्रूडो ने उनको जवाब दिया है। 1 महीने के लिए सस्पेंड ज़रूर किए थे उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए थे, मगर वो बहाल कर दिए। यूक्रेन में हमने देखा कि किस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। तो ये बहरहाल अभी भी ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ट्रंप कोई ना कोई ऐसी बात करें, कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दें जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के बारे में हो, डेमोक्रेसी के बारे में हो, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के हवाले से हो। बहुत मुश्किल है। हाँ, तब हो सकता है कि अगर पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में या और चीज़ों पे जिनमें अमेरिका का इंटरेस्ट है उसमें कोई कोऑपरेट ना कर रहा हो, तो क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप एक मास्टर नेगोशिएटर है और वो अपनी जो डील मेकिंग, अभी आज आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रूडो की बात कर रहे हैं, इस वक्त से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रूडो से एक और गुफ्तगू हुई है और ये कहा जा रहा है कि वो टैरिफ भी जो अब अनाउंस हुए थे वो रोक लिए जाएंगे। ये नेगोशिएटर हैं, ये अपना ही शोज हिज कार्ड्स अर्ली ऑन, क्रिएट्स एन इंप्रेशन। तो पाकिस्तान को उस वक्त वो जो प्रेशर था वैसा शायद नहीं होगा।
और वैसा आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि वैसे की तवक्को भी नहीं थी। इतने हाईएस्ट लेवल पे इनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो रीजनल ग्लोबल स्टेबिलिटी से मुतल्लिक हैं। उसमें ये किसी एक मुल्क के पॉलिटिकल लीडरशिप, खासकर पाकिस्तान, जो अब अनफॉर्चुनेटली इतनी अहमियत भी नहीं रखता। पाकिस्तान ने बहुत लूज किया अपनी स्टैंडिंग को, ग्लोबली भी रीजनली भी। मुझे अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, पेन के साथ, पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से कह रहा हूँ। पाकिस्तान जो खड़ा है वो बड़ी कमजोर बुनियाद पे खड़ा है इस वक्त। उसको रीजरेक्ट करने के लिए पाकिस्तान को उसकी एक स्ट्रेटजी, एक कॉम्प्रिहेंसिव होगी। इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बयान दे देंगे रूल ऑफ लॉ की दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है और ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है। उसमें पाकिस्तान को कोई पिन पॉइंट करेगा भी तो कहने वाले की क्रेडिबिलिटी पे जो है हर्फ आएगा, पाकिस्तान की तरफ शायद ना आए। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से टैरिफ्स के इतलाक पर कल रात को एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप के इन इक़दामात को डम करार दे दी। आज अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ तिजारती जंग शुरू कर दी है। साथ ही वो झूठ बोलने वाले कातिल आमिर व्लादिमीर पुतिन को खुश करते हुए रूस के साथ मस्बत अंदाज में काम करने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात करें जो समझ आती हो। हम कैनेडियन माकूल लोग हैं और शाइस्ता हैं, लेकिन अगर ये टैरिफ ख़त्म नहीं होते तो हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने सूबों और खित्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि मुतअद्दिद गैर महसूलाती इक़दामात किए जाएं, ऐसे इक़दामात जो ये जाहिर करेंगे कि तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। मैं पहले अमरीकी अवाम से बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। हम ये नहीं चाहते, लेकिन आपकी हुकूमत ने आपके साथ ऐसा करने का इंतखाब किया है। अब मैं एक मखसूस अमरीकी शख्स से बराह रास्त बात करना चाहता हूँ और वो हैं डोनाल्ड। ये मेरी आदत नहीं है कि मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल से इत्तफाक करूं, मगर डोनाल्ड वो ये कहते हैं कि अगरचे आप बहुत स्मार्ट आदमी हैं, मगर ये आपका बहुत ही अहमकाना इक़दाम है। मगर फिर कल ही अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब में अपनी टैरिफ की धमकी को दोहराया और कहा कि ट्रंप इंतजामिया के दौर में आप टैरिफ अदा करेंगे और कुछ मामलात में कहीं ज़्यादा अदा करेंगे। दूसरे ममालिक ने कई दहाइयों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है और अब हमारी बारी है कि हम टैरिफ को इन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू करें। उन्होंने इंडिया का भी जिक्र किया। Under the Trump administration, you will pay a tariff. ट्रंप इंतजामिया के दौर में आप टैरिफ अदा करेंगे और कुछ मामलात में कहीं ज़्यादा अदा करेंगे। दूसरे ममालिक ने कई दहाइयों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है और अब हमारी बारी है कि हम टैरिफ को उन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू करें। औसतन यूरोपीय यूनियन, चीन, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको और कनाडा और बहुत से दीगर ममालिक उसके मुकाबले में हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूल करते हैं जितना हम उनसे वसूल करते हैं। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। भारत हमसे ऑटो टैरिफ 100% से ज़्यादा वसूल करता है। हमारी मसनूआत पर चीन का औसत टैरिफ उससे दुगना है जो हम उनसे वसूल करते हैं। जनूबी कोरिया का औसत टैरिफ 4 गुना ज़्यादा है। ये दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। ये निज़ाम अमरीका के लिए मुनसिफाना नहीं है। मैं ये काम 1 अप्रैल को करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने ऊपर अप्रैल फूल डे का इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। लिहाजा 2 अप्रैल से बाहमी टैरिफ्स लागू हो जाएंगे। हम पर दूसरे ममालिक जो भी टैरिफ लगाते हैं हम उन पर वही टैरिफ लगाएंगे। ये 2 तरफा होगा। जो टैक्स वो हम पर लगाते हैं हम उन पर लगाएंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में ट्रंप ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों पर एक बार फिर तनकीद की और कहा कि अफसोस की बात है कि यूरोप ने यूक्रेन के दिफा पर जितना पैसा खर्च किया है इससे ज़्यादा रकम रूसी तेल और गैस खरीदने पर खर्च की है। आज मुझे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का एक अहम ख़त मौसूल हुआ है। ख़त में कहा गया है कि यूक्रेन देर पा अमन की खातिर जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन से ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता और मादनियात और सलामती के मुआहदे के लिए यूक्रेन हर वक्त तैयार है जब आपके लिए आसानी हो। अफसोस की बात है कि यूरोप ने यूक्रेन के दिफा पर जितना पैसा खर्च किया है उससे ज़्यादा रकम रूसी तेल और गैस खरीदने में खर्च की है। हमसे 350 अरब डॉलर्स ऐसे ले लिए गए जैसे किसी बच्चे से कैंडी ली जाती है। दर हकीकत ऐसा ही हुआ है और उन्होंने 100 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। ये कितना बड़ा फ़र्क है। हमारे और उनके बीच में एक समंदर है जो हमें अलग करता है, जबकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज मुझे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का एक अहम ख़त मौसूल हुआ। ख़त में कहा गया है कि यूक्रेन देर पा अमन की खातिर जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता। मैं और मेरी टीम सदर ट्रंप की मजबूत क़यादत में काम करने के लिए तैयार हैं
हैं ताकि देर पा अमन हासिल किया जा सके। हम वाकई इस बात की कदर करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी और आज़ादी को बरकरार रखने में कितनी मदद की है। मादनियात और सलामती के मुआहदे के लिए यूक्रेन हर वक्त तैयार है जब आपके लिए आसानी हो। मैं ज़ेलेंस्की की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने ये खत भेजा है। ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मिला है। इसके साथ ही हमने रूस के साथ संजीदा बातचीत की है और हमें मजबूत इशारे मिले हैं कि वो अमन के लिए तैयार हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा? प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम डेवलपमेंट हुई है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा को अमरीकी कब्जे में लेने और वहां से फलस्तीनियों को निकालने के मुतनाज़े मंसूबे के बाद अब अरब ममालिक ने गजा की तामीर नौ के लिए अपना अलग मंसूबा पेश कर दिया है, जो कि ट्रंप के मंसूबे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, जबकि अमेरिका और इसराइल ने इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह तजवीज़ पेश की थी कि अमेरिका गजा का कंट्रोल संभाल कर उसका मालिक होगा और उसकी आबादी को दूसरी जगह मुंतकिल करेगा ताकि इसे दोबारा तामीर किया जा सके और इसे मशरिक़ वस्ता के एक सयाहती मकाम में तब्दील किया जा सके। मंगल को काहिरा में होने वाले अरब ममालिक के इजलास में मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर्स की लागत का एक मंसूबा पेश किया, जो कि ट्रंप की तजवीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इजलास में बाकी अरब ममालिक ने भी इस मंसूबे की तौसीक कर दी। ये मंसूबा क्या है और ये ट्रंप के मंसूबे से किस कदर मुख्तलिफ है, इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि यह मंसूबा अमरीकी सदर ट्रंप की इस तजवीज़ के मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया है, जिसके तहत गजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों को निकालकर उसे अमरीकी कंट्रोल में डेवलप किया जाना था, जिसे नाकदीन ने एथनिक क्लेंजिंग का नाम दिया है, जबकि मिस्री मंसूबे के तहत गजा की फ़लस्तीनी आबादी को इलाका छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ये तजवीज़ देते वक्त ट्रंप ने इसरार किया था कि मिस्र और उर्दन उनके मंसूबे के तहत गजा से जबरी तौर पर फ़लस्तीनियों को ले जाएं, लेकिन उसे फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। और फिर अमेरिका ने इशारा दिया कि वो ये सुनने के लिए तैयार है कि गजा की जंग के बाद की तामीर नौ के लिए अरबों का मंसूबा क्या होगा। मिस्र की जानिब से पेश करदा ये मंसूबा आर्जी इक़दामात, तामीर नौ और गवर्नेंस के 3 बड़े मराहिल पर मुश्तमिल है, और इस मंसूबे का पहला मरहला तकरीबन 6 माह तक जारी रहेगा, जबकि अगले 2 मराहिल 4 से 5 सालों में मुकम्मल होंगे। इस मंसूबे का मकसद गजा की तामीर नौ करना है, जिसे इसराइल ने तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और साथ ही इलाके में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत को दोबारा कायम करना है, जो 17 साल पहले हमास और अल-फतह की लड़ाई के बाद उससे छिन गई थी। मंसूबे के मुताबिक 6 माह की उबूरी मुद्दत में फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक कमेटी की ज़रूरत होगी, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम काम करेगी। ये कमेटी सलाहुद्दीन स्ट्रीट से मलबे को हटाने का काम करेगी, जो कि गजा की पट्टी में शुमाल जनूब की अहम शाहराह है। सड़कें साफ होने के बाद 12 लाख लोगों की रिहाइश के लिए 2 लाख आर्जी हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे और तकरीबन 60,000 तबाहशुदा इमारतों को बहाल किया जाएगा। मंसूबे के ब्लूप्रिंट के मुताबिक उबूरी इक़दामात मुकम्मल होने के बाद तवील मुद्दती तामीर नौ के लिए मज़ीद 4 से 5 साल दरकार होंगे। इस मुद्दत के दौरान इस मंसूबे का मकसद कम अज़ कम 4 लाख मुस्तकिल मकानात की तामीर के साथ साथ गजा की बंदरगाह और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर नौ करना है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी, सफाई, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात भी बहाल की जाएंगी। इस मंसूबे में एक स्टीयरिंग एंड मैनेजमेंट काउंसिल के क़याम का मुतालबा भी किया गया है, जो कि गजा में उबूरी गवर्निंग बॉडी की मदद करने के लिए एक मालियाती फ़ंड होगा। इसी तरह इंटरनेशनल डोनर्स के लिए कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़िद की जाएंगी ताकि पट्टी में तामीर नौ और तवील मुद्दती तरक्की के लिए ज़रूरी फ़ंड्स फराहम किए जा सकें। इस मंसूबे में हमास की जगह गजा के मामलात को चलाने के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के एक ग्रुप का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी के मुताबिक टेक्नोक्रेट हुकूमत इंसानी इमदाद की निगरानी की जिम्मेदार होगी और मुस्तकबिल में गजा का निज़ाम चलाने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी की राह हमवार करेगी। इस मंसूबे में इलेक्शंस का जिक्र नहीं है, लेकिन इजलास से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा था कि अगर हालात इजाज़त दें तो अगले साल इलेक्शन हो सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से मिस्र और उर्दन ने फ़लस्तीनी पुलिस ऑफिसर्स को तरबियत देने और उन्हें गजा में तैनात करने का ऐलान किया है। दोनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से भी मुतालबा किया है कि वो गजा में तामीर नौ मुकम्मल होने तक इंतज़ामी उमूर की निगरानी के लिए एक अमन मिशन को इख्तियार देने पर गौर करे। मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर्स का मुतालबा किया है और ये रकम 3 मराहिल में तकसीम की गई है। पहले 6 माह के मरहले में सलाहुद्दीन स्ट्रीट से मलबा हटाने, आर्जी रिहाइश गाहों की तामीर और जुज़वी तौर पर तबाहशुदा घरों की बहाली पर 3 अरब डॉलर्स लागत आएगी। दूसरे मरहले में 2 साल लगेंगे और इस पर 20 अरब डॉलर्स लागत आएगी। इस मरहले में मलबा हटाने का काम जारी रहेगा, साथ ही यूटिलिटी नेटवर्क्स का क़याम और मजीद हाउसिंग यूनिट्स की तामीर भी जारी रहेगी। तीसरे मरहले पर 30 अरब डॉलर्स लागत आएगी और उसमें 2.5 साल लगेंगे। इस मरहले में गजा की पूरी आबादी के लिए रिहाइश की तकमील, सनती जोन्स के पहले मरहले का क़याम,
माहीगीरी और तिजारती बंदरगाहों की तामीर और दीगर खिदमात के अलावा हवाई अड्डे की तामीर शामिल है। मंसूबे के मुताबिक गजा की तामीर नौ के लिए ये रकम मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी ज़राए से हासिल की जाएगी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ साथ गैर मुल्की और निजी शोबे की सरमायाकारी भी शामिल होगी। मगर क्या ये मंसूबा काम कर सकेगा और हमास, इसराइल और अमेरिका का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? इस हवाले से रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस मंसूबे को पेचीदा बना सकती हैं। शायद सबसे अहम बात यह है कि यह वाज़ेह नहीं है कि आया हमास, इसराइल या अमेरिका इस पर राज़ी होंगे। हमास ने तामीर नौ के मंसूबे का खैर मकदम किया है और इससे पहले उन्होंने टेक्नोक्रेट हुकूमत पर भी इत्तफाक किया था, लेकिन ये ज़्यादा वाज़ेह नहीं है कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वापसी को कबूल करेगी। हमास गजा से अपनी हुकूमत हटाने के बारे में बात करने पर आमादा हो सकती है, लेकिन वो गैर मुसल्लह होने के खिलाफ है। इस बात का अरब ममालिक के मंसूबे में कोई जिक्र नहीं है। इस हवाले से इसराइल ने वाज़ेह किया है कि ये उनके लिए एक रेड लाइन है और हमास को अपने हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी कहा है कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा वापस जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमास ने तो मंसूबे का खैर मकदम किया है, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। BBC के मुताबिक इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने मिस्री मंसूबे की तौसीक़ करने वाले अरब लीग के बयान को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह मंसूबा 7 अक्टूबर 2023 के बाद की सूरत हाल को हल करने में नाकाम है और सदर ट्रंप की तजवीज़ के ज़रिए गजा वालों के लिए अपनी आज़ाद मर्जी की बुनियाद पर आज़ादाना इंतखाब का मौका है और इसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। लेकिन इसके बजाय अरब रियासतों ने इस मौके को मुनासिब चांस दिए बगैर मुस्तरद कर दिया और इसराइल के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना जारी रखा। जबकि व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज़ ने कहा है कि अरब मंसूबे में इस हकीकत की तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि गजा इस वक्त रहने के काबिल ही नहीं है और सदर ट्रंप हमास से आज़ाद गजा की तामीर नौ के अपने विजन पर कायम हैं। हम खित्ते में अमन और खुशहाली लाने के लिए मजीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बेघर फ़लस्तीनियों को वापसी का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि उनके पास मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक में बहुत बेहतर रिहाइश होगी। गजा की तामीर नौ के मिस्री मंसूबे को जहाँ अरब ममालिक की हिमायत हासिल है, वहीं अमेरिका उसे मुस्तरद कर रहा है, मगर गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने के ट्रंप के मंसूबे को अरब ममालिक मुस्तरद कर चुके हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखी। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में एक दफ़ा फिर इजाफा देखा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दों ने बनू छावनी पर हमला करने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खुदकुश हमलावरों समेत तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ताहम इस हमले के नतीजे में 5 सिक्योरिटी अहलकार और 13 सिविलियंस भी शहीद हो गए हैं। साथ ही 32 अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले में अफगान शहरियों के मुलविस होने और अफगानिस्तान में इसकी मनसूबाबंदी करने का दावा किया है। ISPR के बयान में हमले की तफसीलात के बारे में लिखा है कि 4 मार्च को बनू छावनी पर खवारिज की जानिब से एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। हमलावरों ने छावनी की सिक्योरिटी में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी जवाबी कार्रवाई से तमाम 16 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियाँ छावनी की दीवार से टकरा दी। बहादुर जवानों ने पेशावराना महारत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हमलावरों का मौसर अंदाज में मुकाबला किया। शदीद झड़प में 5 जवानों ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। खुफिया इतलात से वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी मुलविस थे और शवाहिद जाहिर करते हैं कि इस हमले की मनसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगनों ने की। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों के पार से आने वाले इन खतरात के खिलाफ ज़रूरी इकदाम उठाने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों और मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ इस अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। हर कीमत पर अपनी कौम की हिफाजत के लिए हमारा अज़म मजबूत है। बनू हमले के शहदा में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद भी शामिल हैं जो घर की छत गिरने से शहीद हुए हैं। इनमें खलील नवाज नामी शख्स की 4 बेटियां, 1 बेटा और 1 बहू शामिल है। इस हवाले से जी न्यूज़ के नुमाइंदे मज़हरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। बन्नू कैंट से मुल्हका गांव कोट बराड़ा में इफ्तारी के वक्त यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए। पहले धमाके के बाद दूसरा धमाका इस कदर शदीद था कि मुतादिद मकानात की छतें और कई मकानात की दीवारें गिर गईं। मस्जिद भी शहीद हो गई। दीगर घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा और कई जानें चली गईं। हम यहाँ पे इफ्तारी कर रहे थे, मैं इसी वक्त घर पहुँच गया और जैसे ही एक निवाला उठाया कि अचानक धमाका हुआ। मैं छत पर भाग गया क्योंकि मेरा बेटा ऊपर था।
उसको सीने से लगाया, उसके बाद अचानक दूसरा धमाका हो गया सर, जोरदार सा। चीज जो थे वो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हर घर से तकरीबन 4-5 बच्चे, हर घर से तकरीबन 4-5 बच्चे ये हमने निकाले। कोट आदिल में छतें गिरी हैं, घरों की दीवारें गिर गई हैं, घरों के गेट गिर गए हैं। धमाकों से घर की छतें गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में घर के सरबराह खलील नवाज की 4 बेटियां, 1 बेटा और 1 बहू शामिल थीं। पहला छोटा एक धमाका हुआ है, इसमें पहला नुकसान नहीं हुआ था, इससे बाद दूसरा धमाका हुआ है, इसमें बहुत नुकसान हुई है कि हमारा कमरा सारा गिर गया। जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन्नू में अदा की गई, जिसमें सियासी कायदीन, उलमाए कराम समेत मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। इससे पहले गुज़िश्ता जुमे को ही खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक की मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद होने वाले खुदकुश धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह और मदरसे के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद हो गए थे और 18 अफराद जख्मी हो गए थे, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि दहशतगर्द एक दफ़ा फिर बिला तफरीक हमलों के ज़रिए मुल्क का मजमूई अमन व अमान ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं। आज ही प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।